कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर खत्म हो गया है। शोपियां में सिक्योरिटी जवानों ने एक मिलिटेंट को मार गिराया है। गुज़िश्ता रोज आम शहरी पर मिलिटेंटों के हमले में जख्मी हो गया था और ऐसा माना जा रहा है कि उसी मिलिटेंट को सिक्योरिटी जवानों ने मार गिराया है। महलूक मिलिटेंट का नाम इनायत अहमद डार बताया जा रहा है। उस वक्त इलाके में इंटरनेट खदमात मुअत्तल है। अमेरिका पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ। पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में गाड़ी रोककर अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानियों से मुलाकात की। पीएम मोदी आज अमेरिकी सदर जो बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। साथ ही जापान के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा दीगर कंपनियों के सदूर और सीईओज़ के साथ एक मीटिंग करेंगे। वाज़ेह है कि पीएम मोदी क्वाड लीडरों की मीटिंग में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। पीएम मोदी के हमरा वज़ीर ख़ारजा कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल समेत एक आला सतही वफ़द शामिल है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर G20 इजलास में वज़ीर ख़ारजा से खिताब किया। एस जयशंकर ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो जंगज़दा मुल्क अफ़गानिस्तान में इंसानी ज़रूरियात के लिए मुत्तहिद हो। उन्होंने कहा कि तालिबान किसी भी तरह अफ़गानिस्तान को अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। इसके लिए वो पुरअज़्म है और इस अज़्म को अमली जामा पहनाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया अफ़गानिस्तान में एक वसीउल बुनियाद जामिया अमल के मुंतज़िर है जिसमें अफ़गान मुआशरे के तमाम तबक़ात की नुमाइंदगी शामिल है। पंजाब के शहर मोगा में जम्मू कश्मीर के कुलगाम के रहने वाला एक 22 साला नौजवान बुध के रोज पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। बिलाल अहमद मलिक वल्द मोहम्मद अयूब मलिक जनूबी कश्मीर के कुलगाम में वाक़े दमहाल हांजीपुरा के डीके मार्ग का रहने वाला था और उस वक्त मोगा शहर में शाल बेचने का काम करता था। एसएचओ फोकल पॉइंट ने बताया है कि बिलाल ने डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में आईन की दफा 174 के तहत एक केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। जावेद अख्तर के जरिए संघ को तालिबान से मवाजना करने के मामले में जावेद अख्तर की मुश्किलें बढ़ सकती है। जावेद अख्तर के खिलाफ एक वकील ने हद की इज्जत का मुकदमा दर्ज किया है और दूसरे वकील ने हद की इज्जत का नोटिस भेजकर 100 करोड़ रुपए का मुतालबा भी किया है। वकील धीरतिमान सिंह से जुड़े हैं। उन्होंने जावेद अख्तर के खिलाफ कुर्ला कोर्ट का रुख किया है। दूसरे वकील संतोष दुबे ने जावेद अख्तर पर मुकदमा दर्ज कराया है और हद की इज्जत मामले में 100 करोड़ हर्जाने का मुतालबा किया है। वाज़ेह कि जावेद अख्तर ने कुछ दिन पहले संघ का मवाजना तालिबान से किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ काफी एहतजाज हुआ था। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके। प्रशांत, जावेद अख्तर को तालिबान और आरएसएस को कंपैरिजन करना भारी पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यही हवाला मुंबई के दोनों वकीलों ने दिया है और खास तौर पर जोशी वकील की बात की जाए तो मुंबई के कुर्ला कोर्ट में डेफेमेशन का केस जो है दायर भी किया गया है पीआईएल और साथ में ये दावा किया गया है कि पिछले दिनों जो है एक चैनल पर बैठ करके जावेद अख्तर ने जो बयान दिया है वो तालिबान और संघ को कंपेयर किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो उनके बयान थे उसमें आरएसएस का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन नाम न लेते हुए उन्होंने जो है तालिबान और संघ को कंपेयर किया गया है। इस बात को लेकर के कोर्ट का रुख किया गया है। वहीं दूसरी तरफ संतोष दुबे वकील की बात माने तो उन्होंने भी इसी बात को लेकर के अदालत का रुख किया और साथ ही ये साफ तौर पर कहा है कि बिना शर्त अगर जावेद अख्तर माफी मांगते हैं
तो वो भी लिखित में दें, और अगर आने वाले दिनों में वो माफी नहीं मांगते और लिखित में कुछ नहीं देते हैं तो उनके साथ साथ अदालत की कार्रवाई के साथ साथ उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में भी जो है आपराधिक मामले दर्ज कराने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। बहरहाल ऐसे में अब देखना ये होगा कि जावेद अख्तर का इन दोनों वकीलों की तरफ से जो अदालत का रुख किया गया उसका क्या जवाब जावेद अख्तर की तरफ से दिया जाता है। हालांकि दोनों वकीलों ने यही हवाला दिया है कि 4 तारीख को जो है एक चैनल पर ये तालिबान के मुद्दे पर एज अ गेस्ट जो है बैठे हुए थे, लेकिन बातों बातों में जावेद अख्तर ने तालिबान को जो है संघ के साथ कंपेयर किया और इसी बात को लेकर के दोनों वकीलों ने अदालत का रुख किया हुआ है। जी प्रशांत पांडे, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। 16 सितंबर को गुजरात के कच्छ में मंद्रा बंदरगाह से जब्त की 21,000 करोड़ रुपए की 3,000 किलोग्राम हीरोइन के मामले में अब ईडी ने जांच शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि इस मामले में चेन्नई से 2 अफराद, दिल्ली से 2 अफगान शहरियों समेत 7 की गिरफ्तारी हुई है। तो आपको बता दें कि 16 सितंबर को गुजरात के कच्छ में मंद्रा बंदरगाह से 21,000 करोड़ रुपए की 3,000 किलोग्राम हीरोइन जब्त की गई थी और इस मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में चेन्नई से 2 अफराद, वहीं दिल्ली से 2 अफगान शहरियों समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश शुरू कर दी है। 7 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि एपी से इस मामले के तार जुड़े हुए, लेकिन वो फिर साफ हो गया था, सिर्फ एड्रेस का लिंक था, दीगर कोई लिंक एपी से जुड़ा हुआ नहीं था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ चुके। शंकर, अब इस पूरे मामले को लेकर के ईडी ने तफ्तीश शुरू कर दी है। निश्चित तौर पर देखिए, एक बहुत बड़ा मसला है। 21,000 करोड़ का जिस तरह से बकायदा ट्रक की तस्करी का मामला सामने आया था और इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी डीआरआई इस मामले की तफ्तीश कर रही है और डीआरआई जिस तरह से बकायदा इस मामले में तफ्तीश कर रही थी, कई बड़े खुलासे हुए और लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी अब इस मामले की तफ्तीश करेगी और इसके लिए तमाम जो कागजी औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही है और कुछ आज या कल तक इस मामले में तमाम कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ईडी औपचारिक तौर पर इस केस को दर्ज करके आगे की तफ्तीश करेगी। अगर तफ्तीश की बात करें तो ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करके इस मामले के आगे की तफ्तीश करेगी और इस मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि 4 अफगान मूल के नागरिक हैं। इसके साथ ही 3 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में जिस तरह से चेन्नई का कनेक्शन, गुजरात कनेक्शन, उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली, हैदराबाद, ये कनेक्शन जो सामने आया है, तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग राज्यों में अब ईडी आगे की तफ्तीश करेगी और कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही कई और भी आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। बिल्कुल शंकर आनंद, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस पटरी से उतर चुकी है, अवाम में इसकी कोई मकबूलियत नहीं है, इसीलिए कांग्रेस लीडरों में आपसी रसाकशी चलती रहती है। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सर, कैप्टन अमरिंदर का बयान आया, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अनुभवहीन हैं, उनके सलाहकार जो हैं वो उनको गुमराह करते हैं। देखो भैया, कांग्रेस आज ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है जिसका जो है वो अंदर न भाव है और न बाहर कोई मोल है। और अगर इस कांग्रेस की जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको पटरी से उतारने की अगर किसी की जिम्मेदारी है तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की है, नेताओं की है। कांग्रेस का जो हालत है वो जो है वो एक्सीलेटर पर, वेंटिलेटर पर खड़ी हुई है और इनका जो अहंकार है वो एक्सीलेटर पर है। तो ये इसीलिए ये स्थिति बनी हुई इनकी। लेकिन सर, झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है। अमरिंदर कह रहे हैं कि सिद्धू को हम जीतने नहीं देंगे, मजबूत कैंडिडेट खड़ा कराएंगे। इसीलिए तो मैंने कहा ना, ये अपनी इनकी समस्या है, ये कुनबे का कलह है। लेकिन कुनबे के कलह से जो है वो न तो पंजाब के लोगों को कुछ लेना देना, ना देश के लोगों को। लेकिन इतना ज़रूर है कि कई ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस के नेतृत्व के सोच पर, नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब जो नरेंद्र गिरी जी की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। देखिए, बहुत ही मुस्तैदी के साथ, बहुत मजबूती के साथ कानून अपना काम कर रहा है। जो भी इसमें गुनाहगार होगा बचेगा नहीं।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, ब्रेकेट 3। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में ओबीसी के बाद आदिवासियों को अपनी जानिब राग़िब करने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है। आदिवासियों को खुद कफील बनाने और उन्हें तरक्की के मौके फराहम करने के लिए वज़ीर आला शिवराज सिंह के जरिए जहां पैसा एक्ट का मजबूती से निफाज करने का दावा किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस ने वज़ीर आला शिवराज सिंह के दावे को गुमराहकुन करार देते हुए इसे फरेब करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि आदिवासियों की हमजह तरक्की के लिए पैसा एक्ट का निफाज कांग्रेस हुकूमत ने 1996 में किया था। अगर बीजेपी और वज़ीर आला को आदिवासियों से इतना प्रेम है तो मध्य प्रदेश में किसी आदिवासी को वज़ीर आला बनाकर दिखाएं। जनजाति क्षेत्रों में पैसा एक्ट का क्रमशः क्रियान्वयन हम शुरू कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची के प्रावधान भी लागू किए जाएंगे। 16 सालों से मुख्यमंत्री रहे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का इन दिनों अचानक आदिवासी प्रेम जागा है। उन्हें दिन रात कथित तौर पर आदिवासियों की चिंता सता रही है। हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि वे लगातार इस पद को सुशोभित कर चुके हैं, अब वे अपनी पदी तृष्णा को त्यागें और किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री पद सौंप दें तो उनका वास्तविक आदिवासी प्रेम प्रमाणित हो सकता है। राजधानी भोपाल के खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत करने के लिए वजारत शहरी तरक्कियात ने फैसला किया है। नगर निगम, सीपीए और पीडब्ल्यूडी के तहत आने वाले 4566 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत को लेकर वजीर बराए शहरी तरक्कियात भूपेंद्र सिंह ने अफसरान के साथ मीटिंग की और 1 माह में काम को मुकम्मल करने का अहकाम जारी किया है। मध्य प्रदेश में सैलाब मुतासर इलाकों में सड़कें तो खस्ताहाल हुई हैं, मगर राजधानी भोपाल में बारिश के दौरान शिकस्ता हुई सड़कों ने हुकूमत के तमाम दावों की पोल खोल दी थी। भोपाल की सड़कों की समीक्षा बैठक की है और जो नगर निगम और सीपीए की सड़कें हैं इसके बारे में हमने निर्देश दिया है कि 1 तारीख से सभी सड़कों पर कार्य प्रारंभ किया जाए जो नगर निगम और सीपीए की सड़कें हैं, और अक्टूबर माह 1 माह का समय हमने दिया है। 1 माह में इनको कंप्लीट हमें करना है। जहां पर टोटल रिपेयरिंग होना वहाँ टोटल रिपेयरिंग होगी, जहां पर पैच में होना वहाँ पर पैच में होगा, और अक्टूबर माह में भोपाल की पूरी सड़कें ठीक करने का अभियान चलेगा। ये निर्णय हम लोगों ने लिया है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में क्या कुछ रहेगा खास? वॉशिंगटन से न्यूज़ 18 नुमाइंदे महाज सिद्दीकी ने तफसीली जानकारी दी। 23 तारीख की सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 वार्ताएं यानी कि मीटिंग्स अमेरिका में फिक्स्ड हैं, जिसमें से 5 मीटिंग्स 15-15 मिनट की 5 सीईओज जो अमेरिका की कंपनी के हेड्स हैं, अमेरिकन कंपनीज के हेड्स हैं, उनके साथ होगी। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि जो 5 कंपनी सिलेक्ट की गई हैं, जिसमें क्वालकॉम और एडोबी 2 बड़ी कंपनीज हैं जिनके सीईओज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इन कंपनीज को इस बेसिस पे चुना गया है कि क्या ये कंपनीज अपना भारत में जो ऑपरेशंस हैं उसको बढ़ाएंगी, क्या भारत में निवेश करेंगी यानी कि इन्वेस्ट करेंगी। ये ग्राउंड रखा गया है इन मुलाकातों के लिए। अगर हम बात करें और मीटिंग्स की जो प्राइम मिनिस्टर की 23 तारीख के लिए तय हैं, उनमें से 2 मीटिंग्स प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के और जापान के हैं, जो कि अमेरिका आए हुए हैं परसों की क्वाड समिट के लिए, यानी कि 24 तारीख को जो क्वाड समिट होगी उसके लिए स्कॉट मॉरिसन और प्रधानमंत्री सुगा भी यहां पर आए हुए हैं। तो इनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से जो मुलाकात है वो लॉन्ग ओवरड्यू बताई जा रही है सूत्रों के मुताबिक। ये इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मॉरिसन को भारत आना था, लेकिन वो भारत नहीं आ पाए थे क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में
बुश फायर्स हो गए थे। तो ये मुलाकात, ये वार्ता दोनों के बीच में पहले से तय थी, जो कि अब अमेरिका में हो रही है। और जो एक बहुत अहम मीटिंग होगी वो कमला हैरिस के साथ होगी, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस की अगर बात करी जाए तो वो केवल पहली महिला उपराष्ट्रपति नहीं है अमेरिका की, वो पहली वुमन ऑफ कलर भी हैं जो कि यहाँ की उपराष्ट्रपति बनी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात है कि उनका भारत के साथ एक रिश्ता है। तो यही बात कैसे आगे बढ़ाई जाएगी, क्या इस रिश्ते को दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने, बढ़ाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये एक देखने वाली बात होगी। हमें ये बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि कोविड की जो सिचुएशन है, यानी कि कोविड पैंडेमिक जो अभी भी बहुत ज़्यादा विश्व में फैला हुआ है और अमेरिका में इस वक्त रिकॉर्ड हॉस्पिटलाइजेशंस देखे जा रहे हैं, ये मुद्दा दोनों देशों के बीच में उठाया जाएगा जब उपराष्ट्रपति कमला हैरिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलेंगी। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा टीके मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो इस वक्त ज़रूरत ये है कि ये प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए। क्या अमेरिका ये मैसेज भारत को देगा? और अगर ये अमेरिका मैसेज भारत को देगा तो क्या भारत अपना पक्ष रखेगा कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो भी स्मूथ होनी चाहिए? यानी कि जो हमने दिक्कत देखी थी इस साल की बिगनिंग में, जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं आधार पूनावाला, उन्होंने कहा था कि जो वैक्सीन के कंपोनेंट्स हैं, जो उसके भाग हैं जो अमेरिका से आने थे, क्योंकि वो भारत नहीं आ पा रहे थे तो वैक्सीन बनने में मुश्किल हो रही थी। क्या ये मुद्दे भी उठाए जाएंगे कि सप्लाई चेन्स बिल्कुल बरकरार रखनी चाहिए चाहे कोई भी स्थिति हो? तो ये कुछ मुद्दे रहेंगे जो कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ उठाए जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का दिन बहुत ही हेक्टिक और पैक्ड रहेगा। मुल्क में कोरोना के 31,923 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 282 अफराद की मौत हुई है, जबकि एक दिन में 31,000 से जायद मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 3,01,646 एक्टिव मामले हैं, जबकि मुल्क में अब तक कोरोना को 3 करोड़ से जायद लोग मात दे चुके हैं। वहीं मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी है। अब तक 83 करोड़ से जायद लोगों ने वैक्सीन ली है। गोवा में अभी से चुनावी माहौल नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के जरिए वादों की झड़ी लगाने के बाद बीजेपी भी पीछे नहीं रहना चाहती है। गोवा के वज़ीर-ए-आला प्रमोद सावंत ने कोविड वबा के दौरान हलाक होने वाले लोगों के अहले खाना को फीकस 2 लाख की मदद का ऐलान किया है और जिन लोगों को कारोबार में नुकसान हुआ है उन्हें हुकूमत माहाना 5,000 रुपये भी अदा करेगी। इसी ज़मन में कल सीएम ने मुतासरा अफराद को 5,000 रुपये फराहम भी किए। सीएम ने कहा कि गोवा हुकूमत इन लोगों के साथ खड़ी है जो कोरोना वबा के दौरान माली परेशानियों से दोचार हुए। सीएम ने मजीद कहा कि इस कोविड राहत पैकेज से तकरीबन 50,000 खानदानों को मदद मिलेगी। गुजरात के शहर सूरत में बारिश का कहर बरपा हो चुका है। तेज बारिश की वजह से सड़कें झील में तब्दील हो गई है। कई इलाकों में आम जिंदगी दरहम बरहम हो चुकी है। वहीं महकमे मौसमियात के मुताबिक सूरत में 3 इंच बारिश दर्ज की गई है। गुजरात में मोरबी के करीब भयानक सड़क हादसा पेश आया है, जहां एक ट्रक और कार के बीच टक्कर हुई है। इस हादसे में कार में मौजूद 5 अफराद की मौत हो गई है। हलाक होने वाले सभी अफराद का ताल्लुक राजस्थान से था। ये लोग गुजरात के मोरबी में ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते थे। अजमेर शहर में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन गई है। अजमेर में बारिश के दौरान एक मकान पर आसमानी बिजली गिरने से काफी नुकसान पहुंचा है। हादसे के बारे में मालूमात देते हुए मालिक राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि बिजली गिरने के दौरान घर में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बिजली गिरने से घर में मौजूद तकरीबन 1.5 लाख के सामान को नुकसान पहुंचा है। शाम को करीब 3 सवा 3 बजे बिजली गिरी। मैं घर पे नहीं था, मेरी मिसेज घर पे नहीं थी, बच्चे थे ओनली। छोटे बच्चे थे, एक बड़ी बच्ची थी 16-17 साल की,
वो बाहर बैठे हुए थे हॉल में, लाइटें गई हुई थी, तो वो जैसे बिजली गिरी वो बच्चे सब भाग के बाहर चले गए दूसरों के मकान में, और ये मेरा नुकसान हो गया काफ़ी। ये जो पूरी लाइटें जल गई, सारा इलेक्ट्रिक जितना भी सामान था सारा जल गया। एक ये दीवार में भी टूट गई, ऊपर छत में भी क्रैक आ गए, पट्टियों भी क्रैक आ गई, और मैं मजदूर आदमी हूँ। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सब भी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।